दोस्तों, मैं केपीएल राजू, कला दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरी लिपि का अध्ययन करेंगे, अर्थात एक भाषा का अध्ययन करेंगे। नागरी लिपि कहें या हिंदी भाषा कहें, कोई अंतर हमें फर्क पड़ता नहीं है। अर्थात हम राष्ट्रीय लिपि के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों को बहुत दिन से रिक्वेस्ट था कि भैया सर जो भी हो, हम लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत हार्ड लगते हैं, समझ ही नहीं आते हैं, तो उसका निवारण ऑनलाइन के जरिए कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उनके विश्वास पर पूर्ण रूप से उतर पाऊँ, क्योंकि हिंदी लिटरेचर अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। बिना शिक्षा का तो आसान हो नहीं सकता है। बच्चे में उतना मस्तिष्क तो विकसित हुआ नहीं है कि समझ पाए शिक्षक क्या योगदान रखता है। आपको इस लिटरेचर से आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि शिक्षक की ज्ञान जो होना चाहिए किस आधार पे दिया जाए बच्चों को, ताकि लगे कि कुछ बच्चे में एक विकसित हुआ है, कुछ करने की जज्बा जगा है। तो जैसा कि टॉपिक्स भी लिखा हुआ है, हिंदी का है, 10 का है। हमारे मेधावी छात्र हैं कुछ जो हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। संधि से पहले हम इसी को हम जिक्र करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रथम मेरा हिंदी की शुरुआत है, वो भी किताब का है ना। तो उसके संदर्भ में हिंदी पर आपको एक कविता प्रस्तुत कर दूं, उसके बाद में आपका चैप्टर जो है आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो कविता मेरे द्वारा ही रचित है। हिंदी से काफ़ी प्रेम है, इतना लगाव है कि हिंदी को समझो, हिंदी कहूँ या मैं कहूँ, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता है। कारण है कि कुछ भाव जगा है। हिंदी भाषा नहीं, हिंदी आत्मा है। तो चलिए कुछ व्यक्त करते हैं, इसके बाद में हम किताबों के बारे में आएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और एक भी बोर्ड रहे चाहे कोई भी हो, इससे चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, एक एक प्रश्न बनेंगे। चलते हैं कुछ टॉपिक्स पे। पहले मैं अपना कविता प्रस्तुत करूं हिंदी के बारे में। आज हम हिंदी शुरुआत कर रहे हैं, तो हिंदी पर स्वाभाविक है उसके बारे में चर्चा करें। तो एक कविता है, यह है कि जन्म लिया तब रोया, काएं कराएं भी हिंदी में, पढ़ना सीखा आम अनार भी हिंदी में, बोलना सीखा अम्मा अब्बा भी हिंदी में, गुरु मिला हिंदी में, माता पिता मिला हिंदी में, घर द्वार मिला हिंदी में, सारा परिवार मिला हिंदी में। गर्व है हिंदी पे, गर्व है। रंग मिला हिंदी में, राग मिला हिंदी में, जग मिला हिंदी में, दिल लगा हिंदी में, मातृभाषा मिला हिंदी में, राष्ट्रभाषा मिला हिंदी में, विराट भाषा मिला हिंदी में, मस्त स्पष्ट भाषा मिला हिंदी में, रंग पहचान मिली हिंदी में, जंग मैदान मिली हिंदी में, संगीत गान मिली हिंदी में, सबका तुक कान मिला हिंदी में, उर्दू अरबी मिला हिंदी में, अंग्रेजी फारसी मिला हिंदी में, भोजपुरी मगही मिला हिंदी में, गुजराती मराठी बंगाली सभी मिला हिंदी में। मेरे तन से पहली बार ना निकला ए नहीं, ना चू नहीं, ना चाय, मेरे तन से पहली बार निकला आ काएं कराएं। अब मैं आपको ज़्यादा विस्तार कविता नहीं कहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है और जितना जल्द से हम निकलें। तो एक सबसे पहले कविता की अंतिम लाइन, बहुत ही अच्छी पंक्ति हिंदी को समर्पित करता हूँ। उसके बाद में हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, आपके चैप्टर के बारे में। आपका अंतिम लाइन ये रहा, जय हिंदी से संबंधी, जय हो उनका जो करे हिंदी से संधि, सदा भाग्योदय करता हमारा भाषा हिंदी, जय हिंदी के बंदा बंदी, जय हिंद। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो आपका चैप्टर है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले के पहले बोर्ड से प्रश्न उत्तर होते हैं जन्म परिचय से। ध्यान रखिएगा कि सिलेबस से भी क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस क्या है? तो जीवन परिचय से प्रश्न उत्तर आते हैं,
कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है, लिया गया है, और भाषा का अनुवाद से भी आते हैं प्रश्नोत्तर, रचनाएं से आते हैं। तो ध्यान रखना होगा आपको कि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आपको बगल में पुस्तक रखना होगा। जिस ढंग से समझाऊंगा उसको नोट डाउन करते जाइएगा, समझते जाइएगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि डीपली पढ़ाऊंगा तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लिटरेचर में संक्षेप भागना कभी संभव नहीं है। लिटरेचर हमेशा लिटरेचर अपने आप में, साहित्य साहित्य है ना। तो कुछ लेकिन एग्जाम की दृष्टि से है, उनको भी नोट कराता रहूंगा, उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि जहाँ बोल दिए जाएंगे वहाँ से प्रश्नों की संभावनाएं बनते हैं। तो हालांकि इनके बारे में चर्चा करें तो जन्म है इनका, जीवन परिचय संबंधी बात कर लेता हूँ। तो जन्म से मृत्यु नोट डाउन कर लीजिएगा, और शिक्षा, शिक्षा में आप क्या नोट डाउन कीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये जीवन परिचय में आते हैं। और इस तरह से जो मेरा बोर्ड भी है पूछ ही देता है। आप इसे स्वयं लिखिएगा, आपको बता रहा हूँ ढांचा है ना, उसमें तो लिखा हुआ है ही, निकाल दे रहा हूँ किस ढंग से निकाल के रखिएगा। और आगे है इसमें कि रचनाएं भी सम्मिलित कर सकते हैं इसमें, रचनाएं, और लास्ट में VVI जो आपका है कहाँ से संकलित है। ये हालांकि जीवन परिचय से नहीं होगा, यहां तक आपका उनका जीवन परिचय में आ सकते हैं। रचनाएं में आप कृति भी लिख सकते हैं, कहां से संकलित है। चलिए, तो ये जो है निबंध है। नागरी लिपि क्या है, तो नागरी लिपि निबंध है। इसमें बोर्ड प्रश्नोत्तर करते हैं विधा क्या है, यानी नागरी लिपि कौन सी विधा है, तो हम लोग लिखेंगे निबंध। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि उनके रचनाकार कौन है, तो गुणाकर मूले। कहां से संकलित है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। और हमेशा जहां संकलित होता है इस प्रकार से लिए जाते हैं, है ना। अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। ध्यान रहे कि हम पहले शुरुआत टॉपिक्स पढ़ाते, लेकिन बीच में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ बच्चे मेधावी हैं तो बताना पड़ रहा है, और उसे ध्यान से अपने किताब बगल में रखते हुए पढ़िएगा, आसान होगा। जो नोट डाउन करा रहे हैं वहां से क्वेश्चन संभव बनते हैं, है ना। परिचय में इतना आप लिखिएगा, कहाँ से संकलित है लिख ही दिए हैं। भाषा का अनुवाद इसमें तो दिया हुआ नहीं है ना, अर्थात दूसरे भाषा में जब लिखी होती है तो उसका अनुवाद करने वाले भी, जैसे कविता दूसरा हो गया, आप लौट कर फिर आऊँगा पढ़िएगा। मैक्स मुलर में पढ़िएगा कि भारत से हमने क्या सीखा, वो जर्मन भाषा में थे, अंग्रेजी भाषा में थे, उसका अनुवाद किया गया था, है ना। हिंदी भाषा में धर्मवीर भारती ने किया था। तो अनुवाद से भी क्वेश्चन आते हैं और रचना से भी क्वेश्चन आते हैं। जो रचना बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, कुछ छाट देंगे कि जो कि आने की संभावनाएं ज्यादा रहते हैं, है ना। तो इनका जन्म कब हुआ है, तो 1935। कहाँ, तो ये जो है महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। कहाँ, अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, जिले के एक गांव में, जिले के एक गांव का नाम नहीं दिया हुआ है, जिला भर में दिया हुआ है। अब देखो इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इनका ग्रामीण परिवेश में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। ये ध्यान रखिएगा, शायद ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ के कौन से भाषा के थे, इनकी भाषा क्या थी। तो ये जो है इनकी मातृभाषा रही है, मातृभाषा अर्थात गुणाकर मूले की मातृभाषा, गुणाकर मूले की मातृभाषा क्या थी, मातृभाषा यानी बचपन उन्होंने जो ज्यादा सीखे थे, मातृभाषा उनका मराठी रहा है।
मराठी, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे अंडरलाइन मार लेंगे, जहां जो पॉइंट लिखा रहे वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि पता चलेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई की है ना। इलाहाबाद में इन्होंने गणित में एमए किया लेकिन बहुत सारे इन्होंने विस्तारित अध्ययन किया। इनका ज्ञान बहुत ही व्यापक है, प्राचीनता का भी इनके पास काफी ज्ञान है। और देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा भाषाओं के बारे में लिखे हैं, भाषाओं, प्राचीन संस्कृतियों। और इसमें देखें तो आपका इतना आसान है कि जो हमारा अंतरिक्ष स्तर से जितने भी रहेंगे, भौगोलिक स्तर से जितने भी रहेंगे, इनका ही नाम रहेगा। कृतियां बता रहा हूं, रचनाएं जैसे जैसे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो रचनाएं में इनका क्या हो जाएगा, तो सौर मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल। और दूसरा आपका हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, लिपियों की कहानी। और तीसरा आपका हो जाएगा अक्षरों की कहानी, है ना। एक और आप समझिए अक्षरों की कहानी। ये सारे ध्यान रहे कि इनके लिपि की बात आएगी, भौगोलिक परिवेश की बात आएगी, तो समझ जाना है आंख मूंद करके कि कला ये क्या है कि नागरी लिपि, है ना, के लेखक कौन गुणाकर मूल्य ही लिखे होंगे, है ना। एक क्या है कि एक और क्वेश्चन है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट स्तर से है, गुणाकर में एक पुस्तक है जिसे अक्षर कथा भी जानते हैं, बीबीआई। अक्षर कथा किनकी पुस्तक है, तो अक्षर कथा जो है नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी का है। और शिक्षा कहाँ हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है, किताब से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट थे उसके सारांश को मैं प्रस्तुत कर भी दिया है ना। किताब के सहारे आप इसे नोट डाउन करें तो अच्छा होगा, है ना। ऐसे तो आप नहीं देखेगा तो इसे लिख करके क्या कीजिएगा, किताब में दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़िएगा। जहां भी कहीं दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका निवारण करने की शायद कोशिश कर पाए। तो समय को बचाते हुए स्टार्ट करेंगे अब हम लोग नागरी लिपि को। तो फिलहाल आप इसे ध्यान में रखते हुए अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं किन किन चीज़ों पर हम ध्यान रखे हैं और किन किन चीज़ों को हमने इरेज किया है। जो विशेष इंपॉर्टेंट है उनका हमने लिख दिया है। मृत्यु संबंधी भी है, 2009 नहीं लिखा है, लेकिन कहाँ मृत्यु हुआ है तो शायद इनका मृत्यु नहीं बताया जा रहा है ना। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आपके बीच आते हैं। आइए हम लोग अब किताब पर गौर करें। नागरी लिपि किताब आप प्रत्यक्ष में आगे रखेंगे, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ध्यान रहे लिटरेचर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपके हित में है। अच्छी तरह समझिएगा तो आपको याद रहेगा। एग्जाम में भूल भी जाइएगा तो अपने से लिख लीजिएगा, संक्षेप में जाइएगा 1% नहीं लिखाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला में बता रहे हैं कि जिस लिपि में यह लेख छपा है, आप अपने सामने कौन सी भाषा देख रहे हैं, हिंदी, उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, पहले इस बात पर आ जाएं कि देवनागरी लिपि है क्या। देवनागरी लिपि, चलिए तो आपको ये पहले समझना होगा कि लिपि क्या है, उसके बाद नव देवनागरी लिपि पढ़िए। लिपि एक भाषा के सांकेतिक रूप है, चिन्ह है, जिसके सहारे हम अपने से व्यक्त करते हैं। लिपि का विकास के संदर्भ में बात करें तो लिपि का विकास शायद इस संदर्भ में हुआ होगा कि आदि मानव पहले कुछ चित्रों को देखे होंगे और उन्होंने जैसे मान ले जाए सूर्य को देखा होगा, अरे भाई ये सूरज है, अजीब जैसा आंख पे पड़ा होगा, तो मन क्या होगा, ये क्या है, तो ये क्या होगा, तो उनको मन में आया होगा कि ऐसे ऐसे करते गए होंगे। मान लीजिए पत्थर लेकर के ऐसे 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 करते गए होंगे, देखा होगा अच्छा गोल है। अब मान लीजिए किरण आ रहा होगा, गोल तो बना लिया होगा, किरण आ रहा होगा तो क्या किए होंगे, ऐसे 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 ऐसे,
यानी सूरज को इस ढंग से किरण में व्यक्त किया, गोल था तो गोल में व्यक्त किया आदि मानव के संदर्भ में। आज भी आप बैठ जाइए तो आपको ना कुछ बैठिएगा ना तो अपना नाम ही लिखते रहिएगा, राजू, कुछ भी लिखते रहिएगा। अगर आप अपने कहीं पर भी आप भूमि पर बैठ जाइए, चाहे कॉपी पर बैठ जाइए, कुछ न कुछ ऐसे ही लिखते रहिएगा। यानी हमारे मनोवृत्ति में छुपा हुआ है, प्राचीन काल की जो मनोवृत्ति थी आदि मानव में, वो अभी भी वही छुपा हुआ है, बैठता तो वही चीज होता है। तो जो छुपा हुआ था वो अभी क्या है, कुछ चीजों में व्यक्त हो जाती है, अर्थात व्यक्त होते 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 चिन्हों में व्यक्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नागरी लिपि का विकास के संदर्भ में बात करें तो पहले जो आया था ब्राह्मी लिपि से शुरुआत हुआ था। किसे? ब्राह्मी लिपि। प्राचीन सबसे भाषा जो थी, प्राचीन लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि दो भागों में हुआ, एक दक्षिण तो दक्षिण भारत में विकसित हुआ, तो दूसरा उत्तर भारत में। दक्षिण भारत की शैली में आपका कन्नड़, इसमें भी दिया हुआ है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सारे हैं। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में दो चीज का विकास हुआ है ना, एक आपका नागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि। ध्यान रहे कि दक्षिण भारत के ये सारे जो भाषा बोले जाते हैं कर्नाटक में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम है ना, ये सारे आपको हैं। शारदा कश्मीर में, ये उन्हीं का लिपि है। अगर यहाँ तो हिंदी बोली भी जाती है, इसी बात नहीं कि खाली यही बोली जाती है। नागरी लिपि, तो नागरी लिपि ये भी पूर्वी पश्चिमी में बांटा। नागरी लिपि भी क्या है, पूर्वी देवनागरी लिपि, और पश्चिमी देवनागरी लिपि। अब आपको बात करूं कि पूर्वी कौन है, पश्चिमी कौन हुए, तो पूर्वी में जो मेरा आया तो हम लोग किस में आते हैं, तो ये क्षेत्र में बटे तो कोई राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हमारा क्या है मगही है ना, मगही आ गए, शायद इन्हीं दोनों में ध्यान नहीं है, तो मगही आ गए, भोजपुरी आ गए, गुजराती, बंगाली, ये सब में आ गए, ध्यान रखिएगा। तो इस क्षेत्र में हमारा विकसित हुआ। लेकिन नागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन से भाषा आए, तो गुजराती, बांग्ला, मराठी और हिंदी, ये सारे भाषाओं का विकास नागरी लिपि से है ना। और गुजराती तो आप जैसा कि जानते हैं गुजरात में बोली जाती है, बांग्ला आप जैसा कि जानते हैं बंगाल में बोली जाती है, कलकत्ता में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र और मराठ में है ना, मुंबई में बोली जाती है। हिंदी का तो एक अपना प्रादेशिक आज तो सभी सामान्य रूप में बोली जाती है, जो कि राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिल गया है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी है, जैसे कि अपने कविताओं में व्यक्त किया है। अगर आप उसका भाव समझे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो हिंदी का भी एक विकास है। हिंदी का विकास ये कहता है कि ब्राह्मी से टूट करके क्या बना, अगर आप देखें तो ब्राह्मी से टूट करके क्या बना था, पाली। पाली से टूट करके मेरा बना था प्राकृत। प्राकृत से टूट करके बना था अपभ्रंश। अपभ्रंश से टूट करके बना था अपघट। अपघट से टूट करके बना था मेरा हिंदी। ये मेरा हिंदी का विकास की शैली, विकास का एक दृष्टि है। ध्यान रहे, अगर आपको बेसिक ध्यान रहेगा तो आपको समझ आएगा। फिर से इसकी जिक्र कर लूं, ब्राह्मी लिपि में जब हमारा इस जो शुरुआत में जो मेरा भाषा का निर्माण हुआ है ना, और ये ब्राह्मी लिपि का निर्माण कब हुआ था, समझिए वैदिक काल में। समझिए आप, वैदिक काल अगर आप समझें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व आप मान सकते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व मान सकते हैं आप इसे। तो वैदिक लिपि मतलब वैदिक काल इसको बोलेंगे। अब ये जब टूटा तो पाली आप बुद्ध के काल में जान सकते हैं, शायद 300 ईसा पूर्व में आप इसको जान सकते हैं, है ना। और प्राकृत इसके आगे, उसके बाद अपभ्रंश
ध्यान रखिएगा कि इससे पहले संस्कृत आया था, ब्राह्मी सॉरी यहाँ इसके पहले संस्कृत आया होगा। संस्कृत से पाली, प्राकृत, पाली से प्राकृत, प्राकृत से भ्रंश, शायद इस प्रकार से व्यक्त हुआ है ना। और अब दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत की कौन कौन शैली? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 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 है ना। उत्तर भारत में नागरी और शारदा लिपि का विकास हुआ। एक है ना, ऊपर से क्या जानते हैं, इसमें दो भाग में उत्तर पश्चिमी बटा, जो कि उत्तर पश्चिम मिला के अगर समझे तो राजस्थानी भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, बांग्ला भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, हिंदी भी आते हैं, ये सारे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान रहे, देवनागरी लिपि का विकास के संदर्भ में ऐसी बात की है। अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आपको चैप्टर में समझने में समस्याएं उत्पन्न होगी। इसे आपको समझना होगा, कॉपी में नोट डाउन करना होगा, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बात करते हैं। तो आशा करते हैं स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा अगर आप किताब की ओर देखें तो एक और दो पैराग्राफ की चर्चा कर लूं और इसे पहले मिटा दूं। इसे आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। विकास की शैली में अगर इसे आप ध्यान नहीं रखते हैं आपको बहुत दिक्कत होगा समझने में। चलिए, कह रहे हैं कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम देवनागरी या नागरी लिपि कहते हैं। तो अर्थात ये जो लेख छपा है हिंदी में लिखा है। अगर क्वेश्चन आए हिंदी कौन सा, हिंदी का संबंध किस लिपि से है, तो किस लिपि से है, तो देवनागरी लिपि से है। हमने पढ़ा मराठी, गुजराती, बंगाली, है ना, ये क्या है, देवनागरी लिपि से ही संबंध है। देवनागरी की विशेषताएं भी इसमें दिया हुआ है, देवनागरी का इतिहास इसमें दिया हुआ है, लेकिन मूल रूप से देवनागरी का इतिहास दिया हुआ है कि कहाँ से, है ना, हमारा विकसित हुआ। सबसे पहले दक्षिण भारत में मिला देवनागरी कि उत्तर भारत में मिला, लेकिन उसके पहले हमको समझना है कि उसके परिचय के बारे में समझना है कि देवनागरी का संबंध किससे किससे है, देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हालांकि बिहार की भाषाएं, जो बिहार के निकट जो नेपाली भाषाएं हैं, नेपाली के खसकुरा, कोंकणी, ये सारे भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि लिखे में थोड़ा भूल हो गई, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने, पुस्तकें छपने लगी, इसके अक्षरों में स्थिरता आई। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। अक्षरों में स्थिरता का सबसे पहले आपको समझना होगा कि अक्षरों की स्थिरता क्या है। अक्षरों में स्थिरता, अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो सबसे पहले अक्षरों में स्थिरता कैसे आई वो महत्व नहीं रखता, पहले ये महत्व रखता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अक्षरों की स्थिरता का मतलब होता है कि सबसे पहले 1 अक्षर बने होंगे, 2 अक्षर बने होंगे, 3 अक्षर बने होंगे, 4 अक्षर बने होंगे, 5 अक्षर बने होंगे। आप तो देख रहे हैं जैसे स्वर में कितने 11 और व्यंजन में 33, अर्थात कुल मिलाकर अगर एक और भी अंतस्था व्यंजन इत्यादि को करते हैं तो कितना आता है, 47 वर्ण में आ जाता है। 47 यानी 47 पर ही क्यों अटक गए हम, 48 क्यों नहीं हुआ, 49 क्यों नहीं हुआ, 60 क्यों नहीं हुआ, क्यों? अर्थात एक प्रकार के टाइप राइटर से छपते उसे क्या हुआ, एक प्रकार का पकड़ लिया कि नहीं इतना ही काफी है, इतना से लोग समझ रहे हैं, तो ज्यादा अक्षर देने की जरूरत नहीं है। अब तो अधिकांश अक्षर का प्रयोग भी हम लोग नहीं करते हैं। देखिए झ का संकेत ऐसे होता था, अब क्या है, झ ऐसे भी लिखाता है। अगर हम कहें उच्चारण, देखिए उच्चारण को चिन्हों में व्यक्त करना ही लिपि कहलाता है। समझिए, उच्चारण को, कोई भी ध्वनि को चिन्हों में व्यक्त करना ही लिपि कहलाता है। अब देखिए उच्चारण कर रहे हैं झ, तो झ देखिए ऐसे दिए, झ देखिए ऐसे दिए। हो सकता है इंग्लिश में झ कैसे देते हैं, JH से झ, है ना। अब ये झ ऐसे ऐसे हो सकता है, चाइना भाषा में ऐसे ऐसे दे, ऐसे ऐसे दे, क्या पता, ओडिया भाषा में ऐसे ऐसे दे, क्या पता। यानी चिन्हों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। कोई भी ध्वनि को हम चिन्हों में जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से भाषाएं जो हैं किस रूप में लिखे जाते हैं, कितना अंतर होता है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आपको समझ में से नहीं आता होगा कि उनका कुछ प्रमाण देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रमाण चाहिए उसके लिए, समझने के लिए आपको प्रमाण दे रहा हूं, है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, लिपि हुआ, है ना, समझने के लिए। लेकिन अस्थिरता की बात करेंगे तो क्या हुआ, अस्थिरता क्या हुआ, यानी हिंदी में 47 और
रोमन, देखिए एक रोमन लिपि होता है, रोमन लिपि का संबंध जो है यूरोप में बोले जाते हैं। रोमन लिपि का संबंध यूरोप में समझिए, जो कि इंग्लिश भाषा से है। किससे है? क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी का संबंध कौन से लिपि से है, तो रोमन लिपि से। अंग्रेजी का संबंध रोमन लिपि से, रोमन लिपि से। इंग्लिश का संबंध रोमन लिपि से, इंग्लिश का संबंध रोमन लिपि से। गुरुमुख, एक होता है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी का लिपि का संबंध पंजाबी, तुसी गल नहीं करनी, जाओ जी, ओए पुत्र, है ना, ये सब पंजाबी भाषाएं आ गए। अब देखिए कि ये सारी लिपियां हैं, जैसा कि और मैंने लिपि पढ़े थे, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, और एक द्रविड़ लिपि भी होती है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये द्रविड़ लिपि तो अभी बताए नहीं है। हाँ, उसमें लिखे नहीं थे, लेकिन द्रविड़ लिपि में दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की लिपि को हम क्या जानते हैं? द्रविड़ लिपि जानते हैं। अर्थात दक्षिण भारत की लिपियां के भाषा हम कौन को पढ़े थे? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये सारे मेरा क्या है? द्रविड़ लिपि हैं। क्या क्या है? कन्नड़ हो गए, मलयालम हो गए, है ना, तेलुगु हो गए, ये सारे भाषाएं मेरा दक्षिण भारत की लिपियां द्रविड़ लिपियां में आती है। अर्थात हमें लिपि का भी बारे में कुछ जानकारी हो गई है। अर्थ अब ये भी समझ में आ गया होगा कि रोमन में 26, गुरुमुखी में मुझे पता नहीं, देख लीजिएगा, है ना, लेकिन हमें हिंदी में अच्छी तरह से पता है 47। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग सीमा हो सकती है अक्षरों की। हमारी सीमा कितनी है? 47, रोमन की 26, है ना। हालांकि अमेरिका में तो और इससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, शायद कम होगा, या तो 13 होगा, या तो फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए, हमने समझ चुका कि स्थिरता कैसे आई। तो टाइपराइटर छपने से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है, ये सब्जेक्टिव भी बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। अक्षरों स्थिरता कैसे आई? तो टाइपराइटर से छपने से। अब कितने सदी पहले? तो 2 सदी। टाइपराइटर का प्रारंभ कब किया गया था? यहां से क्वेश्चन डाउट कर लीजिएगा। टाइप राइटर में पुस्तकें कब से छपने लगी? तो 2 सदी पहले। मुद्रण क्रांति इतिहास में पढ़े होंगे, है ना। स्थिरता कैसे, आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर से लिखा हुआ है। तो ये सारे भाव आपको अच्छी तरह समझना होगा, तब आप ध्यान लगाइएगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब है कि हिंदी में कौन कौन सी बोली, हिंदी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, अगला पैराग्राफ है। ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है कि कुछ निबंध की विशेषताएं होती है। निबंध की विशेषता क्या होती है कि निबंध जब हम लिखते हैं, मान लीजिए होली पर लिखते हैं, तो लाभ, हानि, निष्कर्ष, उपसंहार इत्यादि चीजों का वर्णन करते हैं, होली के पीछे कहानियां वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से जो पैराग्राफ हुए हैं, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के लिखा गया है। अर्थात अगला जो मेरा पैराग्राफ है कि नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। चलिए, आपको अगला पैराग्राफ का उत्तर ये है, और ये लास्ट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बीबीआई क्वेश्चन शायद 2022 का क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इससे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो सबसे पहले आ गया, है ना, हिंदी, है ना। बिहार के पड़ोसी देश या कहूँ, है ना, बिहार के नजदीक में, यानी बिहार के जो मेरा चौहद्दी है उसमें कौन आता है? नेपाल आता है। तो नेपाल में क्वेश्चन आएगा कि नेपाल में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो खसखुरा, कोंकणी, है ना, खसखुरा, कोंकणी, नेवारी, है ना। अब ध्यान रखिएगा, मराठी, है ना, ये हो गया नेपाल की भाषा, खसखुरा, नेवारी, अर्थात कोंकणी को संदेह है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि अब इसमें और क्या, मराठी भी बोली जाती है, मराठी, क्या, बंगाली, है ना, बंगाली, और बताऊं इसमें और कौन से हैं? संस्कृत, है ना, संस्कृत, इसी भाषाओं का संबंध है। चलिए, बंगाली लिखा गया, मराठी लिखा गया, नेपाली लिखा गया, हिंदी लिखा गया। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव,
कि बंगाली का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी। खसकुरा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी। मराठी का संबंध देवनागरी। संस्कृत का संबंध देवनागरी, है ना। ये अब सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सा है भी क्वेश्चन आएगा। सबसे प्राचीन भाषाएं, सबसे प्राचीन भाषाएं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्राचीन भाषा आपका सबसे ज्यादा संस्कृत। कितने ऑब्जेक्टिव? यहाँ सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, हालांकि एक सब्जेक्टिव इतने ऑब्जेक्टिव, अर्थात आप पढ़िए इसको, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां। हिंदी तथा विविध बोलियां का क्या मतलब है? विविध बोलियां, हिंदी में एक ही भाषा बोला जाता है। अभी आपको हिंदी में बोल के दिखाते हैं। क्या कर रहा है जी, है ना, की कर रही, एक हो गया की करत बा, है ना समझ बाबत बा। एक प्रकार के देखिए इसमें बहुत सारे भाषा है। राजस्थान के हिंदी के रूप में देख लीजिए, दिल्ली के बात बोलिए, तेरे को कहा ना तू आएगा कि नहीं रे। इस प्रकार की भाषाएं बहुत कुछ है कि मराठी में देख लीजिएगा इसी को थोड़ा टोन में बदल के बोलता है। आप तेलुगु के स्तर से देख लीजिए, हिंदी को अगर बोलेगा आइयो मैं तेरे को पढ़ाया जी, लिखाया जी, समझा जी, यानी इस प्रकार से, यानी इसी चीज को टोन में परिवर्तित करते हुए विविध बोलियां में संकलित कर दी जाती है। तो हिंदी की विविध बोलियां क्या कहलाती? हिंदी की विविध बोलियां भी देवनागरी लिपि में देखते हैं। हिंदी की विविध बोलियां क्या क्या आ गया? तो मगही आ गया सबसे पहले। हमारा तो मातृभाषा मगही है ना। मगही कैसे बोला जाता है ये बिहार आपको समझ में आ जाएगा, और हमारे मेधावी छात्र जिनके लिए कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। चलिए आपका क्या होगा? भोजपुरी। भोजपुरी में तो फिल्म ही बनता है और अच्छी तरह जानबे करते होंगे। भोजपुरी में तो सब फैने हैं, है ना, आरजेडी फैन रहे हैं। चाहे कैसे का, अब तो छठ गीत सुनिएगा तो आह मीठा गीत, सुंदर गीत। काच करे बास के बहंगिया लचकत जाए, उगो हो सुरूजे देवा, है ना, भैले अरग के बेर। बहुत अच्छा से है, थोड़ा गा लेते हैं जीवन, लेकिन अच्छा से भी गाने का मूड में है, पढ़ा रहे हैं। भोजपुरी हो गए, अर्थात और भी भाषाएं, दिल्ली का टोन, है ना, हिंदी को लेकर के तेलुगु, आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ ये भाषाएं कुछ टोन बदल जाते हैं। हरियाणवी में भी देखिएगा कि टोन बदलेगा, है ना। हरियाणवी कुछ भाषाएं, गुजराती में भी थोड़ा सा हिंदी के टोन बदलते हैं। तो ये सारे क्या है? हिंदी की विविध बोलियां हैं। तो हमारे पड़ोसी देश में क्या है? नेपाल, नेपाली, खसकुरा, नेवारी भाषाएं इसी नेपाल में कौन सा? इसी भाषा में लिखे जाते हैं। किसमें? देवनागरी लिपि में। मराठी भाषा देवनागरी लिपि से संबंध है। मराठी सिर्फ एक ल अक्षर, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अक्षर है जो क्या है, मतलब सिर्फ एक अतिरिक्त ल अक्षर है जो हमने देखा कि प्राचीन काल में संस्कृत प्राकृत में ध्वनि थी। VVI क्वेश्चन, यानी मतलब ये जो देखते हैं ना हम लोग के में भी हिंदी में पहले था मनोहर पोथी में, मनोहर पढ़ते थे ने कैसे का नहीं, क ख ग घ, जिसमें महात्मा गांधी दिखते थे, हमारे बापूजी। अब इसमें देखिए संस्कृत में आपको ये दिखेगा, संस्कृत में आपको दिखेगा। आपको बताऊं कि प्राकृत भी किसी का अंश है, ये संस्कृत में भी आपको दिखेगा और आपको प्राकृत में भी दिखेगा, इस प्रकार से। तो बता रहे हैं ये तीनों का समझ, हिंदी में आपको इसका कम यूज होता है, लेकिन है ना, हिंदी में इसका कम यूज होता है, इसे ल ही समझेंगे, क्या है? ल ही है, लेकिन इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। हिंदी में कम है, लेकिन ये तीनों एक जैसे क्या है, एक ध्वनि मिलते हैं तीन भाषाओं में। क्यों? क्या ये मराठी, संस्कृत, प्राकृत में कौन ऐसी भाषाएं हैं, कौन ऐसी अक्षर है जो कि क्या है कि मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं लेखक, ये एक अक्षर ऐसे हैं जो कि तीनों भाषाएं में मुझे प्राप्त हुए हैं। मराठी भाषा भी कुछ कुछ लिख के दिखा सकता हूं, अभी अगले टॉपिक से बात करेंगे। अभी फिलहाल समझिए पैराग्राफ को, आपको हम लिख के दिखाएंगे कि अगर आगे चर्चा कर रहे हैं तो कितना अंतर है। अब देखिए कि अनेक अभिलेख, अब का इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख अक्षर मिलते हैं, इसके लिए अनेक अभिलेख भी अक्षर मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि अभिलेखों में भी, अभिलेख किसे कहेंगे? सबसे पहले समझिए अभिलेख क्या है। यही आपको सबसे बड़ा समस्या है हिंदी में कि भाषाओं को नहीं समझते, भाषा का जो अर्थ है, शब्दार्थ है, उसके अर्थ को सही नहीं समझते हैं। तो उस अभिलेख का अर्थ होता है पत्थर, ताम्रपत्र, है ना, लोहा, है ना, ईटा इत्यादि चीजों पर, इत्यादि पर लिखा होना या खुदवाया अक्षर, खुदवाया जाना। अब देखिए आप अभी भी राजगीर
या बड़े बड़े स्थल, पर्यटक स्थल में जाइए जो प्राचीन स्तर से है, वहां पर आप देखिएगा कि कुछ न कुछ आपको अक्षर लिखा होगा जो कि मिटता नहीं है। आप जिसे कहीं पर खोज कर दीजिए वो मिटेगा जल्दी नहीं। तो यानी ये क्या होता है, पत्थरों पर लिखा होता है। प्राचीन काल में क्या है कि मतलब प्राचीन काल में नहीं, हमारे कुछ मध्यकाल में, मध्यकाल से पहले है ना, गुप्त काल में, यानी हमारा जो इतिहास रहा है, राजा अपने प्रशंसा के लिए, राजा अपने क्रियाकलाप के लिए, जैसे अशोक की बात कर लूँ है ना, बुद्ध के प्रचार करने के लिए क्या अभिलेखों पर बहुत ज्यादा वो है ना प्रसार करने के लिए अभिलेख का सहारा लिया था, लिखवाया था, जानकारी लिखवाया था, उसी के सहारे मेरा आज हिस्ट्री भी बना है। तो वही अभिलेख क्या है ना, अभिलेख। अब देखो वो जो अभिलेख बना है, कभी खरोष्ठी में लिखा गया होगा, कभी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया होगा, दो ही इतिहास में मिलता है ना। तो वो जो लिखा गया अक्षर ही होगा ना, तो ये सारे अक्षर जो है किसी किसी भाषा में समझ में मिल जाते हैं, है ना। अब इतना ही आपका पैराग्राफ समझा पाएंगे आज, और शेष आपके अगले टॉपिक्स में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो भी बताया जा रहा है इसको आप अध्ययन कीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अगले टॉपिक्स में आएंगे, अगले नेक्स्ट डे आएंगे।